हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम कविता के बहाने एक गीत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके कवि कुंवर नारायण सिंह जी हैं। पहले इनका जीवन परिचय बता दूं। कुंवर नारायण सिंह का जन्म सन 1927 में फैजाबाद में हुआ था। फैजाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने प्राप्त की। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जितने भी कवि हैं या महान कवि, लेखक या साहित्यकार जो भी रहे हैं, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने घर में ग्रहण की थी, है ना। उनका परिवेश ऐसा था, या ज़्यादा बहुत पैसे वाले थे या फिर कम थे, तो उनको घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। आप आधुनिक हिंदी काव्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन प्रारंभ किया। आपने बहुविधाओं में लेखन कार्य किए हैं। आपको हिंदी साहित्य की प्रभावी सेवाओं के लिए कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, ज्ञानपीठ पीठ पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? काव्य संग्रह चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे हस्ताक्षर, साक्षात्कार, है ना। मेरे साक्षात्कार मतलब जो एक प्रकार से इंटरव्यू होता है ना, आमने सामने कुछ क्वेश्चन किया जाता है, उस पर उन्होंने रचनाएं लिखी थी। अब इसमें बता रहे हैं इनकी विशेषताएं कैसी रही है। कुंवर जी ने अपने साहित्य सृजन कर्म में कविता सृजन को प्राथमिकता दी है। आपकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतीपन, वैचारिक धुंध के साथ संयम, परिष्कार साफ सुथरा है। आप नगरी संवेदना के कवि हैं। आपकी रचनाओं में विवरणात्मक न के बराबर है, किंतु व्यक्तिगत और सामाजिक वहापोत्मक का तनाव पूरी व्यक्ता से प्रकाशित किया है ना। सबके अपने अपने तरीके होते हैं अपने भाव को प्रकाशित करने के। इन्होंने समाज, अपनी जो भावना है, अंतर्गत जो भावना है, व्यक्तिगत जो भावना है, उसका उन्होंने विशेष चित्रण किया है। आपको आपकी जो वितरांगी दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा में सहमे हुए एक संवेदनशील आलोड़ित मन के रूप में अभिव्यंजित हैं। इनकी भाषा शैली कैसी है? भाषा शैली में विविधता देखी गई है। यथार्थ के खुरदुरापन, सहज सौंदर्य दिखाई देते हैं। सीधी घोषणाएं, फैसले आपकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन व्यक्ति कभी, जो उनका मूल स्वभाव होता है ना, खुलापन बताना उनके एक स्वभाव में शामिल था। तो इनकी जो पहली कविताएं हैं, कविता के बहाने, जिसका वर्णन उन्होंने एक चिड़िया से किया है। किससे किया है? चिड़िया से। जैसे चिड़िया के उड़ने की सीमा जो है वो निश्चित नहीं है, उसको नहीं पता कि मैं कहाँ तक उड़ान भरूंगी। वैसे ही जो कवि है, उनकी जो कल्पनाएं हैं, उनकी सीमा निश्चित नहीं होती। उनको नहीं पता कि हम कौन सी भावना किस पर लेख लिख सकते हैं, किस पर कविताएं लिख सकते हैं। तो इन्होंने अपनी कविता की तुलना किससे की गई है? चिड़िया से। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के मायने, चिड़िया क्या जाने। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कुंवर नारायण सिंह रचित कविता के बहाने से ली गई है। यह कविता कुंवर नारायण जी के कविता संग्रह इन दिनों में मूल रूप से संकलित है। तो उनके जो लंबे काव्य संग्रह रहते हैं, उनका कुछ भाग को, कुछ खंड को हर क्लास में लिया जाता है ना। तो इसमें इन दिनों एक मूल संग्रह है उनका, उनमें से कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं। प्रसंग: इस कविता में कवि ने कविता के अस्तित्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है। अब व्याख्या बता रहे हैं।
कवि कहते हैं कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है। कविता है उसकी भी उड़ान किसकी तरह होती है? चिड़िया की भांति होती है, लेकिन कविता की उड़ान से भिन्न है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है, जबकि कविता में भावों की, विचारों की उड़ान की किसी भी सीमा या बंधनों से मुक्त है। यह अत्यंत उड़ान है। तो चिड़िया अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसमें क्षमता पाई गई है, वो उतना ही उड़ान भर सकती है। पर कवियों के विचारों एवं भावों की जो उड़ान है वो सीमा से मुक्त है, बंधन से मुक्त है। वो उसकी उड़ान कैसी है? अनंत है। इसी कारण आगे कवि कहते हैं कि बाहर भीतर सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी नहीं जान सकती, ना समझ सकती है। तो कवि है जो घर के भीतर के बारे में भी कविताएं लिख सकता है, बाहर प्रकृति को देखकर कविताएं लिख सकता है, तो चिड़िया भी नहीं जान समझ सकती है। वास्तव में कविता में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं। अतः कविता के पंखों की समानता चिड़िया के पंख नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए नहीं कर सकते कि कविता के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? असीमित हैं। कल्पना के पंख लगे होते हैं इसमें, तो कल्पना की कोई सीमा होती है क्या? नहीं होती है ना। इसलिए कवि ने कह रहे हैं कि चिड़िया भी नहीं जानती है कि उनकी उड़ान कैसी होगी। कभी भी नहीं ये समझ पाता कभी कभी मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ और कहाँ तक लिखूँगा, ये कवि बताते हैं सर, है ना। नेक्स्ट, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब कवि ने इन पंक्तियों में तुलना फूलों से कर दी है, कविता के भाव की तुलना फूलों से की है। कविता के विकास की प्रक्रिया एवं उससे प्राप्त होने वाले आनंद फूलों के खिलने से की गई है। कविता में भी विकास की प्रक्रिया होती है, जैसे फूल कली है वो क्या बन रही है? फूल। वैसी कविता धीरे धीरे आगे बढ़ बढ़कर विकास करती हैं। कवि कहते हैं कि कविता का खिलना फूलों के खिलने के समान है, लेकिन कविता के खिलने और फूल के खिलने में सूक्ष्म अंतर होता है। सूक्ष्म अंतर कवि किस प्रकार बता रहे हैं? फूल खिलने के बाद उसका जीवन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मुरझाना मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो उनको एक निश्चित अवधि और नीति मिलती है। कोई फूल जल्दी मुरझाते हैं, कोई देरी से मुरझाते हैं। जबकि कविता एक बार विकसित हो जाने या जीवन के बाद वह अमर अमर तक मिट जाती है। जैसे हम अभी भी पढ़ रहे हैं, कवि चले गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं, फिर भी हम कविता को पढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि कविता के खिलने का मर्म फूल भी नहीं समझ सकती। जैसे चिड़िया नहीं समझ सकती, वैसे फूल भी नहीं समझ सकते हैं। कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनके कोमलता और आकर्षण भी है। आप देखना फूल खिलने से क्या हो जाता है? मन आनंदित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है ना। हम उनकी कोमलता और आकर्षण में मोहित हो जाते हैं। वे भी कविता की सामना नहीं कर सकते, क्योंकि कविता आनंद, जीवन और आनंद से युक्त होती है। आप देखना अच्छी कविता पढ़ोगे तो आपका मन भी कैसा हो जाता है? आनंदित हो जाता है। यह फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं है, अपितु सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। अब जैसी भावना आपके मन में आएगी, आप उस कविता को उसी अर्थ में लोगे। वैसी कवि है जब अच्छा सोचता है तब अच्छी बातें लिखता है, अगर दुखी रहता है तो दुख वाली कविताएं लिखता है। तो सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। तो कविता को अनंत बताया गया है इसमें, है ना। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तब कवि ने कविता की तुलना किससे कर दी है? बच्चों के खेल से कर दी है। कवि का मानना है कि कविता बच्चों के खेल के समान है। कवि कहता है कि बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, आपस में घुल मिल जाते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं, कोई भी खेल चालू कर लेते हैं। वैसी कवि की जो कविता है वो भी एक खेल के समान होती है। बच्चों के खेल की तरह ही कवि के हृदय में
भाव कल्पना में घुल मिलकर कभी भी कहीं भी कविता के रूप में प्रस्फुटित होने लगते हैं, है ना। तो कवि किसी एक सीमा तक ही कविता नहीं लिखता है, वो हर वर्ग को लेता है अपनी कविताओं में, हर कल्पना को लेता है। बच्चों के खेल की भांति अपने पराये के भेदभाव से परे कवि की कविता होती है ना। बच्चा है वो अमीर गरीब ऊंचा नीचा ऐसा नहीं सोचता है, वैसी कवि भी लिखते समय कोई एक विशेष वर्ग को लेकर लेख नहीं करता है। कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाह्य संसार के मनोभावों को शब्दवाणी प्रदान करता है। वह बच्चों सम लापरवाह होता है, अतः कविता बच्चों के लेख संबंधन से परे होती है। मतलब कविता क्या है, बच्चों के समान एक दूसरे को जोड़ती है। बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, है ना। मोहल्ले में पता चल जाता है कि माँ बाप बच्चों के नाम से भी कभी कभी जानते हैं, बच्चों में जो आदतें पाई गई हैं तो उनके नाम से भी सब जानते हैं। वैसी कविता है, कविता के बहाने अपन हर वर्ग को और जितनी कल्पना बताई गई है, मानवीकरण अलंकार, प्रकृति का मनुष्य से तुलना, ये सब को हम किसके बहाने जानते हैं, कविता के बहाने जानते हैं, है ना। तो असीमित है कविता की जो सीमा, कैसी है, असीमित है। तो कवि ने कविता को की तुलना किससे किससे की, आखिरी में बच्चों के खेल के समान कहकर उन्होंने स्वीकारा है। उन्होंने चिड़िया को भी अलग कर दिया, फूलों को भी कम माना, पर बच्चों के खेल को उन्होंने अपनी कविता के समान ही समान माना है।